Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss chapter number 1, the Cold War era. अब कोल्ड वॉर एरा जो था ना वो 1945 से 1991 तक रहा. 1945 was the end of the Second World War और 1991 was the end of the Soviet Union और the Communist rule. तो वर्ल्ड वॉर 2 की हम बात करें तो 1939 से 1945 तक ये वॉर चला था. एलीट पावर्स और एक्सिस पावर्स के बीच में ये वॉर था. यूएसए, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे एलीट पावर्स थे और एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान थे. अब वर्ल्ड वॉर 2 क्यों एंड हुआ था? क्योंकि 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएस ने बॉम्ब गिरा दिए थे, एटम बॉम्ब गिराए थे, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया. वर्ल्ड वॉर 2 का ही रिजल्ट था कोल्ड वॉर, क्योंकि कोल्ड वॉर में 2 पावर आइडियाज़ डेवलप हुए, यूएसए और यूएसएसआर. यूएसएसआर क्यों हो गया यूएसए से अलग? क्योंकि सोवियत यूनियन को ऐसा लगा कि उन्हें चीट किया गया है, उन्हें मिस इन्फॉर्म कर दिया था या फिर अनइन्फॉर्म रखा था कि जापान पर वो बम्बार्टमेंट करेंगे और एटम बॉम्ब गिराएंगे. तो यही एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया था, यही सस्पेशन था उनके बीच में, जिन्होंने कोल्ड वॉर को राइज किया. हार्टमैन कहते हैं दैट कोल्ड वॉर वॉज अ स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन कंट्रीज इन विच ईच साइड अडॉप्ट्स पॉलिसीज डिजाइन्ड टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ एंड वीकन द अदर बाय फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ एक्चुअल वॉर. ये है कि एक्चुअल वॉर तो नहीं होता था जो बैटल फील्ड पे कि लोग जा रहे हैं और लड़ रहे हैं, पर ऐसा ज़रूर था कि वहाँ पे एक वॉर वाली सिचुएशन हमेशा बनी रहती थी और वो एक ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करते थे जिससे वो तो स्ट्रेंथन होते थे पर उनका सामने वाला जो ब्लॉक है वो हमेशा वीकन हो. तो इसी के एक्सटेंशन में पंडित नेहरू कहते हैं दैट इट वाज एन आइडिया ऑफ ओल्ड बैलेंस ऑफ पावर आइडिया. यहाँ पे जो पहले भी ऐसा होता था कि जितने भी पार्ट्स में पावर डिवाइड की जाती थी उसमें यही माना जाता था कि बैलेंस हमेशा मेंटेन रहे. अभी भी यही माना जाता था कि अगर 2 पावर ब्लॉक्स हुए भी हैं उनमें एक बैलेंस रहे, उनकी आइडियोलॉजीज़ में एक बैलेंस रहे. पर यूएसए और यूएसएसआर ये मानते थे कि उनका डेवलपमेंट होना चाहिए और उनकी ही आइडियोलॉजी को सुपीरियर मानना चाहिए. द नेचर ऑफ कोल्ड वॉर, आइडियोलॉजिकल वॉर था ये कोल्ड वॉर, बिकॉज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 इनके ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो गए. यूएसए ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आइडियोलॉजी सामने रखा और यूएसएसआर ने कम्युनिस्ट और या फिर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी सामने रखी. अब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहती है कि जो जितनी भी इकोनॉमी होगी वो मार्केट के आसपास रिवॉल्व होगी, वन थिंग, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि प्राइवेट होगा, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होगा, कि सारे जो बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो प्राइवेट सेक्टर लेगा, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सारी पावर होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट करता है. पर यूएसएसआर कहता था कि नहीं, कम्युनिस्ट या फिर मार्क्सिस्ट सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें इकोनॉमी जो है वो स्टेट के हाथ में रहती है. स्टेट के हाथ में रहती है तो वो कम्युनिटी फोर्स साथ में बना रहता है और सारे वेलफेयर स्टेट की तरह आगे काम करते हैं. सो इट वॉज अ डिप्लोमेटिक वॉर. ठीक है, ईच साइड अडॉप्टेड पॉलिसीज or both wanted to control the international order. Third, it was based on the logic of deterrence. Logic of deterrence is a state where both the sides have the capacity to retaliate against the attack and to cause so much destruction that neither can afford. कि logic of deterrence simple सा था कि यार अगर देख मेरे पास भी पावर है तेरे को मारने की और तेरे पास भी पावर है मारने की, पर हम दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज सबको पता है वॉर का एक ही आउटकम होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईदर ऑफ द साइड, या दोनों साइड पे भी डिस्ट्रक्शन बहुत कॉमन है. सो मीन्स ऑफ कोल्ड वॉर में सबसे पहले हम प्रोपेगेंडा यूज़ करते हैं. प्रोपेगेंडा में न्यूज़, रेडियो और अदर पब्लिकेशंस आती हैं. डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज जो अडॉप्ट की जाती थी. स्पाइंग, जितने भी अलायंस बनाए जाते थे तो दूसरे ब्लॉक के लिए वो स्पाइंग का काम करते थे. इकोनॉमिक एड, अब जितने भी अलायंस बनते थे उसमें स्मॉल कंट्रीज भी होती थी और जो बड़े पावर ब्लॉक्स थे वो छोटी कंट्रीज को
इकोनॉमिक एड देती थी। फिफ्थ इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। जैसे कि आज भी हम देखते हैं मिलिट्री ड्रिल्स होते हैं, नेवी ड्रिल्स होते हैं, एयरफोर्स के ड्रिल्स होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, नेशनल होते हैं, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने पावर को कि सामने वाले को ये पता चलता है कि हमारे पास इतनी पावर है और अगर आप हमें अटैक करते हैं तो हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं। तो बेसिस ऑफ द कोल्ड वॉर, बेसिस ऑफ द कोल्ड वॉर इज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड म्यूचुअल सस्पिशन। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्योंकि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे, दोनों अलग अलग सपोर्ट सिस्टम था उनका, तो डिफरेंसेस ऑफ कोर्स होने ही थे। तो म्यूचुअल सस्पिशन क्या हुआ कि यूएसएसआर डिस्ट्रस्ट करता था यूएसए पे। क्यों? क्योंकि वो जापान का जो इंसिडेंट हुआ, क्योंकि उन्होंने यूएसए ने बिना उन्हें बताए अटैक कर दिया जापान पे, एटम बॉम्ब्स गिरा दिए, और यूएसए डिडंट अप्रूव यूएसएसआर टिल 1933, क्योंकि यूएसएसआर एक सोवियत यानी कि कम्युनिस्ट कंट्री थी, इसलिए उसे 1933 तक यूएसए ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। और रिकॉग्नाइज नहीं किया तो उसका गुस्सा यूएसएसआर को हमेशा था कि ऐसा क्यों किया यूएसए ने। तो थर्ड है क्वेश्चन ऑफ सेकेंड फ्रंट। अब उस टाइम हम देखते हैं तो नाजी जर्मनी का टाइम था, हिटलर का टाइम था, और हिटलर बहुत तेज़ी से सोवियत यूनियन की टेरिटरी को इंस्टिगेट कर रहा था और कॉन्कर कर रहा था। तो जो स्टेलिन थे उस टाइम पे, उन्होंने यूएसए और ब्रिटेन से कहा कि आप एक सेकंड फ्रंट खोल दीजिए, एक सेकंड आर्मी लॉन्च कर दीजिए, जिसकी वजह से हिटलर जो है वो सोवियत यूनियन से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, थोड़ा डाइवर्ट हो जाए, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाए कि वो थोड़ी मिलिट्री और इकट्ठी कर लें या फिर कुछ और नए टैक्टिक्स लगाएं। पर ये सेकंड फ्रंट को खोलने में यूएसए और ब्रिटेन ने काफ़ी देरी कर दी। यूएसए का डिस्ट्रस्ट क्यों था? क्योंकि प्रोपेगेंडा जो यूज़ करता था ना यूएसएसआर यूएसए के अगेंस्ट, वो इतना हेट्रेड भरा होता था कि उसे ये नहीं माना जा सकता था कि यूएसएसआर कहीं भी चाहता था कि यूएसए से वो दोस्ती करे। तो यूएसएसआर ने ऑल्सो सपोर्ट किया था चाइना के माओ मूवमेंट को। माओ मूवमेंट क्योंकि अमेरिका हमेशा से अपोज करता था इस मूवमेंट को, पर यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए उनके बीच में एक एनिमिटी हो गई। तो यूएसएसआर ऑल्सो स्पाइज ऑन यूएसए। इसमें क्या था कि जो यूएसए के इंटरनेशनल या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उस पर यूएसएसआर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता था या फिर स्पाई करता था। उनकी कभी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती थी, कभी कोई और चीज़ से उन्हें इफ़ेक्ट करता था, जिसकी वजह से यूएसए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रस्ट करता था यूएसएसआर पे। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ द कोल्ड वॉर। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, कैपिटलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे, इसलिए डिफरेंस था, और दे वांटेड टू प्रूव देयर सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड ऑर्डर। सेकेंड, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। अब बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या थी? दैट 8 मार्च 1917 में रशिया में एक रेवोल्यूशन लाई थी वर्कर और फार्मर क्लास ने कि उन्हें अपने राइट्स चाहिए। वो इवेंचुअली कम्युनिस्ट ऑर्डर को सपोर्ट करते थे। तो यूएस को ये डर था कि ऐसी रेवोल्यूशंस कहीं कैपिटलिस्ट रूल को ओवरटर्न ना कर दें हमेशा के लिए। और तो और 1933 में जब यूएसएसआर को अप्रूव किया गया, तब भी यूएसए का मानना यही था कि जब यूएसएसआर ने बोल्शेविक रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया वो काफ़ी गलत था। थर्ड इज़ द क्वेश्चन ऑफ सेकेंड फ्रंट। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि नाजी जर्मनी में हिटलर का रूल था और यूएसएसआर का जो बहुत सारे एरिया था उसे कॉन्कर करे जा रहा था। स्टालिन ने रिक्वेस्ट की यूएस से कि वो एक सेकेंड फ्रंट खोल दे, पर उन्होंने डिले कर दिया। ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन, अब एक मेन कॉज कहा जाता है कोल्ड वॉर का, ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन। 1948 में क्या हुआ कि सोवियत यूनियन ने लंदन प्रोटोकॉल को तोड़ दिया और वहाँ पे बर्लिन में एकदम बर्लिन को ब्लॉक कर दिया, और उसी के एक एक्सटेंशन में उन्होंने 1961 में बर्लिन वॉल इस्टेब्लिश कर दी, जिसमें ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन डिवाइड हो गए। ईस्ट बर्लिन क्योंकि रिप्रेजेंट करता था कम्युनिस्ट रूल को और वेस्ट बर्लिन क्योंकि कैपिटलिस्ट रूल को। तो फिर ये एक डिवीजन थी कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में।
फिफ्थ है यूज़ ऑफ एटम बम। अब क्या था कि हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएसए ने एटम बम गिराया था 1945 में, तो ये भी एक मेजर कॉज था उसका। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स या फिर बायपोलर वर्ल्ड की। अब ये क्या था कि जैसे हम देखते हैं कि किसी भी हम डायरेक्शन में हम किसी मैप को ड्रॉ करते हैं, उसमें देखते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये सारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये पोल्स हैं, और ये पोल्स कभी मिल नहीं सकते, हमेशा अलग रहते हैं। और अगर हम इन्हें चाहें कि ये मिले तो ये नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि बायपोलर वर्ल्ड was a state of emergence of 2 different poles or powers in the world politics with different interests and ideologies। तो जैसे कि ये पोल्स कभी नहीं मिल सकते, ये आइडियोलॉजीज या फिर ये इंटरेस्ट भी कभी नहीं मिल पाते। There was the extensive formation of alliance। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बायपोलर वर्ल्ड में जब हम देखते हैं कि कोल्ड वर्ल्ड एरा में कि क्या हुआ, बायपोलर वर्ल्ड शुरू हो गया और बायपोलर वर्ल्ड ने काफ़ी अलाइंसेस फॉर्म कराए। वो पॉलिटिकल, सोशल और मिलिट्री अलाइंस सारे तरीके के थे। तो यूएसए का जो अलाइंस था उसे वेस्टर्न अलाइंस कहा जाता था, और इसमें कुछ मेन 4 अलाइंस थे। 1949 में डैटो फॉर्म हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1951 में सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1951 में एनसिस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी ट्रीटी, और 1954 में सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएसएसआर का भी वेस्टर्न अलायंस था, सॉरी उसका भी ईस्टर्न अलायंस था, मैंने गलत दिया है ये। यूएसएसआर का ईस्टर्न अलायंस था, और उन्होंने 1955 में उन्होंने वार्सो पैक्ट इस्टेब्लिश किया था, जो कि काउंटर पार्ट था नाटो फोर्सेस को यूरोप में। अब इतने अलाइज बन रहे थे तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, बड़े पावर्स तो क्यों अलाई कर रहे थे स्मॉल कंट्रीज से? क्योंकि उन्हें लोकेशन चाहिए थी स्पाई के लिए, रिसोर्सेज चाहिए थे ऑयल के लिए, टेरिटरी चाहिए थी ट्रूप्स फॉर्मेशन के लिए, और आइडियोलॉजिकल रीजंस भी थे। पर स्मॉल कंट्रीज बड़ी कंट्रीज के साथ अलाई क्यों कर रही थी? रीजन था इकोनॉमिक सपोर्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम लोकल एनिमीज, जैसे बाउंड्री डिस्प्यूट की वजह से टेररिज्म आता है या और भी डिफरेंसेस होते थे, उसमें प्रोटेक्शन मिलती थी और वेपन और इम्यूनेशंस मिलते थे। नेक्स्ट, एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर बेसिकली इज कि कहाँ कहाँ कोल्ड वॉर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसमें सबसे मेन हम केस पढ़ते हैं क्यूबा मिसाइल इंसिडेंट का। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में बदलने के लिए काफ़ी एज पे ला दिया था वर्ल्ड को। तो इसमें क्या था, क्यूबा इज एन आइलैंड नेशन इन अमेरिका, बट क्यूबा वॉज अ यूएसएसआर अलाई। तो ये कम्युनिस्ट रूल था वहाँ पे अंडर प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो। अब रशिया के प्रेसिडेंट जो थे निकिता क्रुश्चेव, उन्हें ये डर था कि क्योंकि क्यूबा एक अमेरिकन आइलैंड है तो उसमें कभी भी यूएस ओवरटर्न कर सकता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को और कैपिटलिस्ट रिजीम फॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्यूबा में ना काफ़ी सारे मूवमेंट्स चल रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि यूएस अपनी आर्मी भेजकर वहाँ पे एक कैपिटलिस्ट ऑर्डर इस्टेब्लिश करते। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, रशिया ने अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी रशियन बेस पे, क्यूबा के रशियन बेस पे। तो यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी वॉर्न्ड यूएसएसआर और ऑर्डर दिया अमेरिकन वॉरशिप्स को उन्होंने कि वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी यूएसएसआर शिप को अगर उन्हें मिलता है तो वो कहते हैं कि बोथ वर्कड ऑन द लॉजिक ऑफ डिटरेंस एंड अ वॉर वॉज हॉल्टेड। अब ये कोल्ड वॉर का जो क्राइस था इसे रोक दिया गया क्योंकि दोनों मानते थे कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस हमेशा काम करता है, कि माना कि दोनों पावर्स इक्वल हैं, दोनों लड़ सकते हैं, दोनों रिटेलिएट कर सकते हैं, पर जो डिस्ट्रक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा।
इस कोल्ड वॉर के टाइम पे कुछ डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशंस भी हुई थी बाइपोलर एरा में, जो कि थी कोरिया 1950-1953 तक, बर्लिन 1958 से 1962 का, जिसका रिजल्ट बर्लिन वॉल भी था। 1961 में बर्लिन वॉल को बनाया गया था। और देन कॉन्गो इन अर्ली 1960s। चैलेंज टू बाइपोलैरिटी, चैलेंज क्या था बाइपोलैरिटी को कि थर्स्ट ऑफ एक्सपेंशन था, कि दोनों चाहते थे कि वो एक्सपैंड करते रहें, वो बढ़ते रहें, और इस वजह से क्या होता कि धीरे धीरे दोनों की पावर इतनी बढ़ जाती कि वो लड़ लेते। तो पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर भी था कि पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर होता कि वो लड़ लेते, तो फिर वॉर का एक ही आउटकम हो सकता है, या तो दोनों खत्म हो जाए या एक जीत जाए। तो इस हिसाब से बाइपोलर वर्ल्ड तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि एक पोल खत्म हो जाएगा। सिचुएशन ऑफ टेरर एंड मिसट्रस्ट, जब ये टेरर और मिसट्रस्ट हमेशा रहता था ना यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, तो हमेशा ये डर लगा रहता था कि कभी कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, क्योंकि हमेशा ऐसे थ्रेटन होता रहता था वर्ल्ड कि अगर हमें वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिला तो काफ़ी बड़ी डिस्ट्रक्शन होगी, आर्म रेस। अब क्या हुआ कि बाइपोलैरिटी के टाइम पे सब चाहते थे कि वो एक्सपैंड करें। एक्सपेंशन कैसे होगी वॉर से? वॉर कैसा होगा? बिकॉज उन्हें और आर्मामेंट्स चाहिए, उन्हें आर्म्स चाहिए, गन्स चाहिए, वेपन्स चाहिए। तो उसके लिए इन्हें क्या किया, दोनों पावर ब्लॉक्स ने अपनी अपनी आर्मी बढ़ानी शुरू कर दी, अपने वेपन्स बढ़ाने शुरू कर दिए। पर क्योंकि लॉजिक ऑफ डिटरेंस हर जगह काम करता है, तो इतनी मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशंस के बाद जो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशंस हुई थी क्यूबा, कोरिया, बर्लिन और कॉन्गो में, तो उन्होंने कहा कि कुछ लिमिटेशंस तो लगानी चाहिए न्यूक्लियर पावर पे। तो इन्होंने 3 मेन ट्रीटी साइन की, जिसमें था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 की, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी 1970 की, और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो बनी थी 1971 में। तो ये सारी ऐसी ट्रीटीज़ थी जिन्होंने कुछ हद तक लिमिट कर दिया था न्यूक्लियर वॉर के खतरे को, क्योंकि न्यूक्लियर पावर का यूज़ काफ़ी लिमिट कर दिया गया था। इसमें हम बात करते हैं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो थी वो भी एक चैलेंज था बाइपोलैरिटी को। क्यों? क्योंकि इट वॉज एन इफेक्टिव मेथड फॉर द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस टू नॉट ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस। ठीक है, तो अब कोई मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली दोनों पावर ब्लॉक्स धीरे धीरे या तो पावर खो देंगे या फिर खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट काफ़ी हेल्पफुल थी, और एज अ मीडिएटर भी नॉन अलाइंड मूवमेंट की वजह से काफ़ी सारे वॉर्स जो हैं वो हॉट वॉर्स हो सकते थे, उन्हें रोक दिया गया। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंडिया वर्कड एज अ की रोल in mediating between both the Koreas in the war of 1950 and 1953. So NAM also ensured the countries to hold their national freedom, sovereignty, territorial integrity and security. अब क्या था कि न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे, उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए था अपने लिए बनाने के लिए, ताकि वो डेवलप करें, ताकि वो उसी पेस से ग्रो कर पाएँ जिस पेस से पूरा वर्ल्ड कर रहा है। और अगर वो किसी भी मिलिट्री अलायंस में, किसी भी बड़े मिलिट्री अलायंस में चले जाते तो ऑब्वियसली उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता, उनकी मिलिट्री एक्सप्लॉइट होती, उनके लैंड एक्सप्लॉइट होते, जिसकी वजह से डेवलपमेंट रुक जाती। तो फाउंडर्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट आर जोसेफ टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जनरल नासिर, सुकर्णो, क्वामे नक्रुम। द नेशनल जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी ना, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के अराउंड घूमती है। हम हमेशा नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट डिड नॉट मीन कि हम न्यूट्रल रहें, ऐसा था कि हम हमेशा कोई इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल डिसीजन ले पाए। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वॉज ऑल्सो अ चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। क्यों? क्योंकि नाम में ना बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी, मोस्टली जो कंट्रीज़ थी वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी। क्यों? क्योंकि अभी डीकोलोनाइज्ड हुई थी और उस टाइम तक उन्हें बहुत एक्सप्लॉइट कर दिया गया था, जिसकी वजह से डेवलपमेंट अभी उन्हें स्टार्ट करनी थी। सो व्हाट
नाम countries did was, or the least developed countries did was, कि उन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर प्रपोज किया जिसमें उन्होंने बोला कि रिफॉर्म होने चाहिए ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में. अब ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में कैसे रिफॉर्म्स होंगे कि वो ट्रेड बैरियर्स हटा दिए जाएं या फिर अलग तरीके से कोई सिस्टम बनाया जाए जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें ज़्यादा मौका मिले इकोनॉमी में अपना योगदान देने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी में एंटर करने के लिए. तो उनकी पहली शर्त ये थी कि LDCs के जो नेशनल रिसोर्स हैं उन्हें अपने कंट्रोल मिले. जैसे LDCs आर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, उन्हें अपना नेशनल रिसोर्सेज पे कंट्रोल मिले. क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि जो बड़े कंट्रीज़ होते थे ना वो एक्सप्लॉइट करते रहते थे उनके रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से उन्हें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं हो पाता था. सेकंड, वेस्टर्न मार्केट. आप ये कह रहे थे कि अब हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो हमें भी डेवलपमेंट का उतना ही हक है जितना आपको था. तो हम चाहते हैं कि हम भी वेस्टर्न मार्केट में आके उतना ही कंपटीशन एक्सपीरियंस करें जितना नॉर्मल कंपनीज करती हैं. और जो जितनी भी कंपनीज वेस्टर्न कंट्रीज़ की हैं वो अगर हमसे हमारी कंपनीज से अगर कंपटीशन करती हैं तो इसका मतलब होगा कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन. थर्ड इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. द वेस्टर्न मार्केट में बहुत बाहरी तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी और इस टेक्नोलॉजी के यूज़ की वजह से क्या हो जाता था कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाती थी, और अफोर्ड नहीं कर पाती थी तो उस हिसाब का वो क्वालिटी नहीं दे पाती थी. Fourth is LDC, the role in international economic institution. अब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक ये भी था कि उन्हें एक इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाई जाती हैं जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है और ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिले, उन्हें एक रोल मिले प्ले करने को ताकि वो भी अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पाएँ. बेनिफिट्स ऑफ नाम टू इंडिया. India could take international decisions and frame the foreign policy automatically. अब क्या था कि हम क्या कर सकते थे कि हमें दूसरे पावर ब्लॉक पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी कि वो क्या हमें बोलता है, क्या ऑर्डर्स देते हैं. हम अपने डिसीजंस ले सकते थे, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सकते थे अकॉर्डिंगली. तो ऑफन इंडिया कुड ग्रेटली अफेक्ट द कोल्ड वॉर एक्टिविटीज़ एज एंड मीडिएट एंड बैलेंस द सिचुएशन. कि हम कई बार ऐसा होता था कि हम किसी भी पावर ब्लॉक में नहीं होते थे, इसलिए हम मीडिएटर के रूप में हम काफ़ी अच्छा काम कर लेते थे. तो इंडिया एंड कोल्ड वॉर. कश्मीर इशू वाज डिस्कस्ड इंटरनेशनली क्योंकि USSR जो था वो इंडिया को सपोर्ट करता था कश्मीर के इशू पे और USA सपोर्ट करता था पाकिस्तान को. देन इंडो सोवियत पैक्ट ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1971 वॉज साइंड क्योंकि हमें एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो हमारी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करे, और इसके लिए हमने 1971 में सोवियत यूनियन के साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी फॉर्म की. हमारी ये ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि 1971 में ही बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया था जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो गई थी. तो इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम. इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो फर्स्ट प्रोग्राम हम कहते हैं 1974 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, इसमें USSR ने काफ़ी हेल्प की थी. तो कोल्ड वॉर के टाइम पे क्योंकि सोवियत यूनियन हेल्प्ड अस और USA का भी काफ़ी हेल्प आता था. USA का कैसे हेल्प आता था क्योंकि वो हमें फूड सप्लाईज करते थे, हमें एम्यूनिशंस देते थे, और इसी तरीके से इंडिया और कोल्ड वॉर का जो टाइम था वो काफ़ी अच्छा था. नॉन अलाइंड मूवमेंट के टाइम पे इंडिया को देखें तो इंडिया हैज़ मच डेवलप्ड वाइल बीइंग अवे फ्रॉम एनी ऑफ द पावर ब्लॉक. और अगर आज के टाइम में हम नॉन अलाइंड मूवमेंट की ऑथेंटिसिटी को के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं non-aligned movement have changed the roles because 1991 में सोवियत यूनियन
डिसोल्यूट हो गई थी, जिसकी वजह से सेकेंड ब्लॉक तो रहा ही नहीं, तो कोई मिलिट्री अलायंस बनना ही नहीं था. बट द कोर इशूज वर रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द underdeveloped countries or the newly independent countries. So नाम is still prevalent. तो यहाँ पे हमारा वो चैप्टर ख़त्म होता है. इसी तरह से कोल्ड वॉर एरा के बाद एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का चैप्टर नंबर 2 आता है. तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.